नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और इजराइल के बीच तेज होते टकराव की, संसद में सियासत के अलग अलग रंग की। तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। देखेंगे नितिन गडकरी से राहुल और प्रियंका ने क्या की डिमांड। लाइसेंस के लिए पैसे बहुत लगते हैं और दूसरी समस्या थी कि समय भी बहुत लगता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की चिंता, जानेंगे नीतीश के किस दाव ने बीजेपी की बढ़ा दी धड़कनें, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सोशल मीडिया पर सख्त पहरेदारी की कोशिश की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए फिर बढ़ाई गई जेपीसी की समय सीमा। अब मॉनसून सत्र में पेश होगी रिपोर्ट। विपक्ष कर रहा है इस विधेयक का विरोध। असम में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, वहीं 26 सीट पर एजीपी लड़ेगी चुनाव। बोडो पीपल्स फ्रंट को मिल सकती हैं 11 सीटें। पूर्व सांसद बोरदोलोई के इस्तीफे पर असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई का बयान, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण, पार्टी के अंदर मतभेद की खबरों को नकारा। बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। चुनाव से पहले बदले 11 जिलों के डीएम। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है तबादले का मकसद। और शेयर बाजार में तेजी। 633 अंकों की बढ़त के साथ 76,704 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 196 अंकों की बढ़त के साथ 23,777 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी है। जगह जगह धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक और ईरानी लीडर को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ईरान ने भी बदले की कसम खा ली है। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग 19वें दिन और भड़क गई जब इजराइल ने ईरान के एक और लीडर को खत्म करने का दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, इजराइल ने तेहरान पर रात भर चले हमले में ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की जान ले ली है। इजराइल का यह नया दावा ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की जान जाने की पुष्टि के बाद आया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पहले ही ईरान ने लारिजानी की शहादत के बदले की कसम खाई हुई है। ईरानी सेना लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रही है। इस बार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने दुश्मन के खिलाफ ब्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। उसने मध्य और उत्तरी इजराइल में अपनी खतरनाक मिसाइलों में शामिल खुर्रम शहर 4, इमाद और खैबर शिकन से हमला किया है। उन हमलों में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है, लेकिन तबाही कितनी मची है इसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। ईरानी सेना के कमांडर जनरल मजीद मुसावी ने तो यहां तक कहा है कि आज की रात इजराइल और अमेरिका के लिए कयामत की रात होने वाली है। खाड़ी देशों में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले जारी हैं, जिसके खिलाफ चर्चा के लिए सऊदी अरब की मेजबानी में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है। ईरानी हमलों के चलते इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। अब्बास अरागची ने कहा है कि यह हमारी गलती नहीं है, यह अमेरिका की गलती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का ही व्यवहार है जिसने इस क्षेत्र को इस स्थिति में पहुंचाया है। यही नहीं, उन्होंने लारिजानी की जान जाने को लेकर भी साफ किया कि इससे ईरानी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही तेहरान में लारिजानी और बासिस बलों के प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी के लिए एक अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए, जिससे साफ है कि ईरानी जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। ईरान के रुख से साफ हो गया है कि अब यह जंग और तेज होने वाली है। ऐसे में युद्ध विराम की मांग भी जोर पकड़ रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा भी है कि चीन मध्य पूर्व में युद्ध विराम और लड़ाई की समाप्ति के लिए मध्यस्थता करना जारी रखेगा। लेकिन युद्ध विराम पर ईरान का रुख साफ करते हुए अरागची ने भी साफ कहा है, ईरान केवल तात्कालिक युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि लेबनान, यमन और इराक समेत हर मोर्चे पर पूरी तरह युद्ध खत्म करने में यकीन रखते हैं, जो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह बातचीत कर ईरान को धोखा दिया है, ऐसे में पूर्ण युद्ध विराम मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि ईरान इजराइल और अमेरिका से कैसे अपना बदला लेता है। ईरान और इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वहीं संसद में अलग बवाल मचा हुआ है। एक तरफ रिटायर हो रहे राज्यसभा सांसदों को विदाई दी गई, तो दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर नजर आया। राज्यसभा में सांसदों के विदाई भाषणों में जहां पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों ने माहौल को ठहाकों में बदल दिया, वहीं लोकसभा में सरकार विपक्ष के सवालों में एक बार फिर घिर गई। इसके साथ ही संसद की आगामी कार्यवाही को लेकर भी एक अहम जानकारी सामने आई है। तो क्या कुछ खास रहा संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
संसद में 18 मार्च की कार्यवाही बाकी दिनों की तुलना में थोड़ी अलग दिखाई दी। इस दौरान राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हुआ, बल्कि उच्च सदन में अप्रैल से जुलाई के बीच रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार और रामदास आठवले जैसे दिग्गज शामिल हैं। इस दौरान सदन उस वक्त ठहाकों से गूंज पड़ा जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवेगौड़ा के पाला बदलने पर चुटकी ली। खड़गे ने कहा कि मोहब्बत हमारे साथ की, लेकिन शादी मोदी जी के साथ की। किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, कई सदस्य फिर से सदन में लौटेंगे। देवेगौड़ा और खड़गे जैसे नेताओं ने अपनी आधी उम्र संसदीय प्रणाली में बिताई है, नए सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। पीएम ने रामदास आठवले को सदाबहार बताते हुए कहा कि वे सदन से जा रहे हैं, लेकिन अपने व्यंग परोसते रहेंगे। लेकिन हमारे आठवले जी है जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही सामान्य तौर पर चलती रही। विपक्ष ने सरकारी नीतियों को लेकर कड़े सवाल दागे। प्रणीति शिंदे ने महाराष्ट्र के गांवों में बीएसएनएल की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार धीरे धीरे निजीकरण की राह प्रशस्त कर रही है, ताकि निजी कंपनियों को फायदा हो। वहीं मणिकम टैगोर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन पर बिक रहे नकली उत्पादों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में सरकार की विफलता पर घेरा। उन्होंने मांग की कि सरकार सेफ हार्बर के नाम पर कंपनियों को बचाने की बजाय उन पर सीधी जवाबदेही यानी डायरेक्ट लायबिलिटी तय करे। सदन की कार्यवाही के साथ साथ विपक्षी खेमे में भी सक्रियता दिखी। राहुल गांधी ने उन 8 सांसदों के साथ चाय कॉफी पर मुलाकात की जिनका निलंबन हाल ही में रद्द हुआ है। इसके साथ ही सदन के कामकाज के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव किया गया। 19 और 20 मार्च की बैठकें रद्द कर दी गई, जिसकी भरपाई के लिए अब लोकसभा 28 और 29 मार्च को विशेष रूप से बैठेगी, ताकि जरूरी विधायी कार्यों को पूरा किया जा सके। संसद में कहीं ठहाके लगे तो कहीं घेराबंदी हुई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कैबिन पहुंच गए, जहां केंद्रीय मंत्री की दोनों सांसदों के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने बाहर आकर मुलाकात के कारण की जानकारी भी दी और तीनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर जानकारी दी। पार्टी ने लिखा कि राजस्थान के छोटे ट्रक और बस बॉडी बिल्डरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने चिंता जताई कि सरकार के नए मानक और अत्यधिक भारी भरकम फीस कई छोटे निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर कर सकती है, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट आ सकता है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने प्रतिनिधि मंडल को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। मंत्री गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करेगी और इन समस्याओं की समाधान की दिशा में काम करेगी। इस मुलाकात के दौरान गडकरी ने अपनी तरफ से कुछ बिंदु सामने रखे, जैसे बसें इस तरह बनाई जा रही हैं कि आग लगने पर यात्रियों का निकलना नामुमकिन हो जाता है। ऊपर के हिस्से में गलत तरीके से एसी लगा दिए जाते हैं, जो आपातकालीन निकास को रोकते हैं। लोगों की जान की कीमत पर मैं नियमों से समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो इस समस्या को जल्दी हल करेंगे। ट्रक और बस बनाने वालों की कोई समस्याएं थी, तो उन्होंने कहा कि जो लाइसेंस की जो एक समस्या ये थी कि लाइसेंस के लिए पैसे बहुत लगते हैं और दूसरी समस्या थी कि समय भी बहुत लगता है। उन्होंने कहा दोनों चीजें वो रिजॉल्व करेंगे। ये मुलाकात दिखाती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद मुमकिन है, अगर सत्ता पक्ष उस चर्चा का स्वागत करे। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए लाइसेंस प्रक्रिया को कितना आसान बनाया जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गडकरी के ऑफिस पर धावा बोला, जिससे सियासत गर्मा गई और सियासी गर्माहट बंगाल में भी देखी जा रही है।
राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एसआईआर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्तारूढ़ टीएमसी पहले ही इस प्रक्रिया को लेकर हमलावर थी और अब पार्टी डेलीगेशन ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही बड़ी मांग की है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन राज्य में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ विवाद थमा नहीं है। इस बीच सत्तारूढ़ टीएमसी के एक डेलीगेशन ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की, जिसकी जानकारी देते हुए पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक औपचारिक ज्ञापन पेश किया, जिसमें चुनावी पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रहार करने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया गया है। मतदाता गणना में विसंगति, पूरक मतदाता सूचियों का प्रकाशन न होना, निष्क्रिय अपीलीय न्यायाधिकरण, ये विफलताएं लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा करती है। हमने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रक्रिया को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीजेपी नेताओं ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि बंगाल की मतदाता सूची से 1 करोड़ 25 लाख नाम हटा दिए जाएंगे। 16 दिसंबर 2025 को जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो एएसडीडी श्रेणी के तहत 58 लाख नाम तुरंत हटा दिए गए। जब बीजेपी के हटाने के कोटे को पूरा करने के लिए ये भी काफी नहीं था, तो चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति का नाटक शुरू किया और 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा ने आगे आरोप लगाया कि 28 फरवरी 2026 को जब फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 4 लाख 59,284 रह गई, जिसमें 60 लाख मतदाताओं को विचाराधीन रखा गया। और अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय मतदाताओं की संख्या घटकर मात्र 6 करोड़ 44 लाख 52,609 रह गई है। शुरुआती मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख 37,529 थी और अब ये संख्या 6 करोड़ 44 लाख 52,609 के बीच अंतर की गणना करें तो ये 1 करोड़ 21 लाख 84,920 आता है। ये भाजपा की तरफ से खुले तौर पर निर्धारित 1 करोड़ 25 लाख मतदाताओं को हटाने के लक्ष्य के लगभग बराबर है। उन्होंने आगे ये सवाल भी किया कि क्या आपको घटनाक्रम समझ में आया। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी को एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जारी टकराव और बढ़ गया है, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट में 63 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे, जिससे पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या को काफी हद तक बदल दिया गया है। वहीं अब इस पर टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले घमासान मच गया है, तो वहीं बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो सीएम पद से कब इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या चल रहा है इस वक्त बिहार की सियासत में और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में मचा बवाल अब और बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी तो पहले से ही सीएम पद पर ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी के प्लान पर पानी फेरने की कोशिश कर रखी है। दरअसल जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर नीतीश कुमार के अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया तो 24 मार्च को वो चौथी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और अगर कोई और दावेदार सामने आता है तो फिर 27 मार्च को चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। वैसे पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं, और जब निशांत की जेडीयू में एंट्री हुई तो ये चर्चाएं और जोर शोर से चलने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बने रहने का फैसला कर चुके हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीएम पद को लेकर भी उनका मन बदल तो नहीं रहा। बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है और उसका मानना है कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर बने रहने से पार्टी में स्थिरता आएगी, जिसे लेकर पटना में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की भी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि देश भर के जेडीयू डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बैठक संगठन मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी।
अब देखना यह होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच आमने सामने की इस टक्कर में बाजी कौन मारता है। बिहार में बीजेपी अपने प्लान में फेल होती दिख रही है, तो उत्तर प्रदेश में पंडित को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार भी मामला एक सवाल से ही जुड़ा हुआ है, जिसके सामने आने के बाद राज्य की सियासत में बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है और जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाने पर लेने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में जांच की मांग भी उठी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती में पंडित को अवसरवादी कहने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। ताजा मामला बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित परिषदीय यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में आयोजित 7वीं की संस्कृत परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर है, जिसे जाति सूचक मानते हुए पंडितों के खिलाफ माना जा रहा है। दरअसल आगरा के एक सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास की संस्कृत परीक्षा में एक सवाल पूछा गया और सवाल था कि वो कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। विकल्प दिए गए थे बादल, पक्षी, वायु और पत्र। वहीं अब इस पहेली में पंडित के जिक्र को जाति सूचक टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है और अब इस पर जमकर बवाल खड़ा हो गया है। इस मामले में आगरा के प्राथमिक शिक्षक संघ का बयान भी सामने आया। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित ने साफ कहा, कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से सप्तम पाठ प्रश्न से लिया गया है। इस पाठ में सभी पहेलियां हैं। वो बच्चों को संस्कृत के शब्दों और व्याकरण से परिचित कराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन प्रश्न पत्र में प्रश्न जो साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है के विकल्प के रूप में पंडित शब्द को पहेली के उत्तर के रूप में प्रश्न पत्र में जानबूझकर जोड़कर ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत किया गया है। ब्राह्मणों को जानबूझकर अपमानित किया गया है। ऐसा कार्य करने वाले पेपर सेटर के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, इस मामले पर संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना ने यही आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग उठाते हुए कहा, पहेली जो पूछी गई वो पाठ का हिस्सा नहीं है, जिससे ये साफ है कि ये जानबूझकर किया गया। इस प्रश्न की तरफ ध्यान ना देकर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध कार्य किया है। इस मामले की गहनता से जांच होना अनिवार्य है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। वहीं इन दोनों बयानों से ये साफ हो गया है कि ये लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है और अब इस मामले में योगी सरकार का घिरना तय माना जा रहा है। ऐसे एक के बाद एक कई मामले सामने आ चुके हैं जिस पर सरकार पहले ही बुरी तरह से घिरी हुई थी। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। ऐसे में एक और मामला सामने आने से विपक्ष अपने हमले और तेज कर सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि यह मामला कहां जाकर थमता है। और बुलेटिन के आखिर में बात सोशल मीडिया पर सरकार के सख्त फैसले की। सोशल मीडिया बीजेपी की कुछ ज्यादा बड़ी चिंता बन चुका है और इसी के चलते अब केंद्र सरकार इस पर लगाम कसने की तैयारी में है। खबर है कि आईटी एक्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक पोस्ट हटाने का अधिकार सिर्फ आईटी मंत्रालय के पास था, लेकिन जल्दी ही गृह मंत्रालय, रक्षा और विदेश मंत्रालय को भी सीधे कंटेंट ब्लॉक करने की पावर मिल सकती है। सरकार इसे फेक न्यूज को रोकने की दिशा में कदम बता रही है, लेकिन जानकार इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। आईटी एक्ट की धारा 69A में बदलाव की सुगबुगाहट है। इसके तहत अब सिर्फ आईटी मंत्रालय ही नहीं बल्कि गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे कई विभाग सीधे कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दे सकेंगे। यानी अब सरकार के तमाम मंत्रालयों के पास सोशल मीडिया पर कंटेंट ब्लॉक करने की ताकत होगी। सरकार का तर्क है कि भ्रामक जानकारी रोकने के लिए ये जरूरी है, लेकिन असल डर कुछ और है। पहले ही कंटेंट हटाने की समय सीमा 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 से 3 घंटे कर दी गई है। अब अलग अलग मंत्रालय को सीधी पावर देने से सेंसरशिप की रफ्तार और बढ़ जाएगी। विपक्ष और जानकारों का मानना है कि ये सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दरअसल अभी तक किसी भी पोस्ट को हटाने के लिए एक तय प्रक्रिया थी। आईटी मंत्रालय आखिरी फैसला लेता था। अब ये शक्ति कई मंत्रालयों में बांट दी जाएगी। इससे जवाबदेही कम होगी और मनमानी बढ़ेगी। अगर कोई पोस्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ हुई तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर तुरंत हटाया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर पहले से ही कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके व्यंग्य और आलोचनात्मक पोस्ट हटाई जा रही हैं। अब सेबी जैसे रेगुलेटर्स को भी ये पावर देने की बात चल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसा करके सरकार हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो उसके नैरेटिव से मेल नहीं खाती। पूछा जा रहा है कि जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती आई है, क्या उसके कार्यकाल में देश डिजिटल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? माना जा रहा है कि ये मुद्दा अभी संसद के जारी बजट सत्र में भी गूंज सकता है, जहां सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।